अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप हमारा खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं जो बिजनेस पर मबनी है। और इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट सेक्टर्स पर बात करते हैं। पाकिस्तान की मार्केट की बात करें तो बड़ा आसानी से कहा जाता है कि पाकिस्तान की मार्केट में दो काम बड़े चल रहे हैं, एक खाने का और कपड़ों का। तो आज एक ऐसे रेस्टोरेंट का विजिट हमने किया और उसकी डिमांड हमने मार्केट में देखी है, वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। लेकिन जब फूड सेक्टर की बात करें, जहाँ पर तमाम तर सेक्टर्स के ऊपर प्रेशर है इकोनॉमी का, आप देखें किस तरीके से इन्फ्लेशन के नंबर्स में इजाफा हो रहा है, डॉलर के प्राइसेस मुस्तकिल फ्लक्चुएट हो रहे हैं और अनसर्टेन यानी कि इमरजेंसी जैसी सूरत हाल आपकी इकोनॉमी की इस वक्त हो चुकी है। प्रोग्राम में हमने इन्वाइट किया है मिस्टर उमर इदरीस को, सीईओ है रिदान हाउस ऑफ मंदी के, और आई थिंक कराची यानी कि अहले कराची ने इसको जरूर एंजॉय किया होगा। सबसे पहले आपको सर वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि इसका कॉन्सेप्ट, ये जो स्टार्टअप आपने लिया, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में आज से 10 साल पहले इस तरह के रेस्टोरेंट्स का तस्वुर नहीं था, तो कैसे कॉन्सेप्ट आया, कैसे सोचा कि हम एक ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट पाकिस्तान की मार्केट यानी कि कराची में इंट्रोड्यूस करवाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचा अल्लाह पाक ने वो करवाया और उसमें अल्लाह ने इज़्ज़त भी बहुत दी। देखें, एक इनिशियल बात करूं तो इनिशियल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आना मेरा एक पैशन था। कोशिश करता था, सोचता था, बट कोई चीज़ कभी क्लिक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन बैठे बैठे अल्लाह ने दिल में डाला कि सोच रहा था कि भाई यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेटली कराची में आपको पता है कि हमारे पास खाने के अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं है। तो एक दिन वैसे ही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे हर कुजीन है, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, लेबनीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट दिस फूड वाज लैकिंग। एक्चुअली सऊदी अरब, दुबई, मिडल ईस्ट कंट्रीज जाना आना रहा, वहाँ पे मेरा एक ये फूड भी जो है ना मेरा शौक रहा। और मैंने देखा खासतौर पे दुबई में, अगर हम जब बात करें दुबई में, सऊदी अरब में कभी उम्रे के लिए गए या कभी अल्लाह ताला ने बुलाया वहाँ जाना हुआ या दुबई जाना हुआ, तो वहाँ पे ज़्यादातर इस फूड को खाने वाले हमारे पाकिस्तानी इंडियंस को देखा और मुझे खुद पर्सनली उसका बड़ा शौक था। तो इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क किया तो पता ही चला कि इस फूड में मतलब यहाँ पे पोटेंशियल है कि इस फूड को लाया जाए। फिर थोड़ा सी कुछ सर्वे किए, कुछ थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ सर्वेस किए, कुछ लोगों से जो है बात की, कुछ पॉल्स किए, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह एक हिम्मत मिली कि भाई हम इस अगर सेक्टर में आते हैं और इस फूड को लेकर आते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सक्सेस मिलेगी। बस यही चीज़ थी कि मैंने आपको बताया कि सारे कुजीन से ये कुजीन लैक कर रहा था। थोड़ा सा ये कुजीन जो है वो डिफिकल्ट है, इस वजह से जो है शायद लोग हिम्मत नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब मुझे बताएं कि किस ईयर में आपने इसको स्टार्ट किया? हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको स्टार्ट किया अक्टूबर 2016। ओके। और आज तकरीबन ऑलमोस्ट 6 साल होने को आए और अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांच से स्टार्ट किया था, तकरीबन 150-200 लोगों की कैपेसिटी के रेस्टोरेंट से स्टार्ट किया था। और अब उसकी कैपेसिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेन जो हमारी खालिद बिन वलीद रोड पे ब्रांच है उसकी भी बढ़ा ली, और इसके अलावा 3 ब्रांचेस कराची में की। अनफॉर्चुनेटली एक ब्रांच जो है वो बहरिया टाउन में थी, उसमें कुछ मिसहैप हुआ था, उसकी वजह से वो बंद करना पड़ी। बाकी टोटल 3 ब्रांचेस कराची में हैं, इसको मिला के हमारी हेड ऑफिस को, और एक हैदराबाद में हमारी ब्रांच है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से जो है सारी चीज़ें आहिस्ते वक्तन फ़वक्तन बढ़ती गई। और उमर साहब, आपने इतनी खूबसूरत बात बोली कि होमवर्क किया और एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका स्ट्रॉन्ग था। मुझे याद पड़ता है आज से 10 साल पहले मंदी अवेलेबल हुआ करती थी लेकिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जो आपने एक ब्रांडिंग का काम शुरू किया ना, आपने ब्रांड बनाने की बात की, आपने कहा जी रिदान हाउस ऑफ मंदी, यानी आपने एक नाम पे वर्किंग की, आप लोगों ने इसको एज अ ब्रांड जब एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी जो ये बिजनेस है आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट भी हो गया। दीगर जगहों पर भी मंदी मिलती होगी लेकिन आपके नाम के साथ एसोसिएटेड नहीं होगी, राइट? नहीं, देखें, लेट मी करेक्ट यू अ बिट। मंदी डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि फूड नहीं मिल रहा था। मंदी, आप देखें, एक चीज है ऑथेंटिक, एक चीज है बस मिल रहा है। अब आज से कुछ साल पहले हम चले जाएं तो मतलब कुछ साल, मतलब काफी साल पहले मैं कहूँ, जब हम बच्चे हुआ करते थे, जब हम चाइनीज का, मैं एक आपको एग्जांपल दूं, चाइना टाउन रेस्टोरेंट जब आया ना तो वो उसने एक बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, इससे पहले भी लोग चाइनीज बेच रहे थे बट वो चाइनीज वाज लाइक देसी चाइनीज, अभी भी हमारा देसी ब्लेंड है।
तो इसी तरीके से अगर आप मंदी की बात करें तो बहुत से हमारे रेस्टोरेंट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे ये फूड, बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट जो ऑथेंटिसिटी की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। अब वो किसी ने किस तरीके से, किसी ने किस तरीके से, हमने बाकायदा अपनी टीम को सऊदी अरब ले जाके ट्रेन करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, इंक्लूडिंग मी। हमने उनके साथ जो एग्रीमेंट किया रदान के साथ, वहाँ पे मेरे 2 शेफ़ हैं, वो मेरे साथ गए। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन वहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग लेते थे, उनके साथ काम करते थे। फिर एक वक्त आया जब उन्होंने सर्टिफाई कर दिया कि यार यस यू आर ट्रेन नाउ, तो फिर एक दिन उनका पूरा रेस्टोरेंट मेरे लोगों ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह रन किया। देन ओनली वी केम टू नो कि हाउ दिस फूड इज प्रिपेयर्ड एंड हाउ टू सर्व इट। और जहाँ तक आपने बात की ब्रांड की, तो डेफिनेटली देखें, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, अल्लाह पाक का एहसान है, करम है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हर चीज़ जितनी अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, जितने अच्छे तरीके से लाएंगे, लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, एक फूड इंडस्ट्री में फूड क्वालिटी, फूड टेस्ट तो है ही, इसके अलावा थोड़ा सा एम्बियंस। हमने एम्बियंस को बिल्कुल एक डिफरेंट, जैसे आपने इनिशियली बताया कि हमने एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट दिया, लोगों को फ्लोर सिटिंग दी, और बिल्कुल उसी तर्ज पे जहाँ जो मिडिल ईस्टर्न जो टाइप पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, उसी टाइप को हम जो है वो यहाँ पे हम लोग लेकर आ गए। इनिशियली जब हम रेस्टोरेंट बना रहे थे, मैं अपनी बात में ऐड करूँ तो कुछ लोग, हम जब दोस्त यार होते हैं वो विजिट करने आते थे कि भाई क्या कर रहे हो, तो जब उनको दिखाते थे हम कि यार हम फ्लोर सेटिंग बना रहे हैं और फर्शी नशिश बना रहे हैं, तो अब कुछ लोगों ने जो है वो क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर दिया बिफोर हैंड कि यार यहाँ का क्राउड, दे आर नॉट यूज्ड टू इट, और टेबल चेयर जो है वो इतने लिमिटेड हैं, लोग आएंगे तो बैठेंगे नहीं, वो जीन्स पहन के जो है वो खवातीन आएंगी और बर्गर बच्चे आएंगे, मतलब जो मुझे सुनने को मिलता था। तो वो किस तरीके से, हाँ, और किस तरीके से, हाँ एग्जैक्टली, वो किस तरीके से फ्लोर पे बैठेंगे, आप क्या समझते हो? मैंने कहा यार ठीक है, एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह इट वर्क्स, इट वर्क्ड। आज भी अगर मैं आज एज ऑफ टुडे में आज अब बात करूं कि रेस्टोरेंट अगर 90% फुल है और 10% अगर अनऑक्यूपाइड है, तो वो 10% इज आर टेबल चेयर सिटिंग। लोग प्रेफर ही नहीं करते बैठना, यकीन करें सबकी प्रायोरिटीज होती है, लोग 1-1 घंटा वेट कर लेते हैं कि भाई हमें जो है फ्लोर सिटिंग दी जाए। तो बस ये बात है कि एक नए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा होमवर्क करके, और फिर अल्लाह की मदद, जब अल्लाह की, आप बहुत जबरदस्त बात करें, सुनने ही मजा आ रहा है। सर मुझे पता है 2016 में आपने स्टार्ट किया, 2022 में डॉलर जो है आपके सामने 240 तक भी गया, अभी 220 तक हम उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं। 2016 में मुझे याद पड़ता है कि 99, 100, 105, 110 के आसपास थे, राइट? तो इसके करीब थे। नवाज शरीफ के जाने से पहले हम 115 पर थे, तो मैं श्योर हूँ। मुझे बताइए कि उस वक्त की प्राइसेस में क्या डिफरेंस था, आपकी प्राइसेस में आपने कितना डिफरेंस रखा, क्वालिटी पे कहाँ कॉम्प्रोमाइज किया? बाय द वे मैं एक रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं वहाँ से स्टेक्स लेता हूँ। पहले वो काफी बड़ा पीस देते थे, लेकिन जब से ये डॉलर जो है आगे बढ़ा तो मैंने पीस भी छोटा कर दिया। वो इतना ज्यादा पहले होता था कि मैं घर भी ले जाता था, इस दफा तो पेट भी नहीं भर रहा है। आप लोगों ने क्या कुछ टैक्टिक्स यूज किए हैं? देखिए, पहली बात जो आपने की, इन्फ्लेशन, डेफिनेटली इन्फ्लेशन का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट, और यहाँ तक के इन्फ्लेशन ने सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री की कमर तोड़ी है। और इसमें 3-4 चीज़ें हैं, मैं बारी बारी डिस्कस करूँगा। प्राइसेस डेफिनेटली हमें वक्त के साथ साथ बढ़ानी पड़ी। अच्छा, पिछले सालों में ऐसा होता था कि हम ईयरली बेसिस के ऊपर, चूँकि इन्फ्लेशन लाइक 5-6%, 8% तक होती थी, तो हम भी साल में जो है वो एक मरतबा या 1.5 साल में, फर्स्ट टाइम मुझे याद है जब मैंने रेस्टोरेंट खोला था, तो उसके बाद तकरीबन 1-1.5 साल के बाद जो है फर्स्ट टाइम हमने प्राइस अपने रिवाइज किए थे, चीज़ें महंगी होने की वजह से। देन उसके बाद फिर ईयरली बेसिस के ऊपर हम करते थे। इसी तरीके से जितना हमारा पीछे रॉ मटेरियल है वो सब का सब काफ़ी ज़्यादा वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। जितना बड़ा इम्पैक्ट 2022 में आया है, 2022 में, यकीन माने मैंने इस 6 साल में, इससे पहले के 5 साल में मैंने वो चीज़ नहीं देखी। इस साल अब तक एज ऑफ, अब हम इस वक्त 8वें महीने में बैठे हैं, फर्स्ट टाइम हमने इस साल में मार्च में अपनी प्राइसेस को हमने रिवाइज किया। देन अगेन वी हैव टू रिवाइज इन जून, एंड अगेन वी रिवाइज इट इन जुलाई, सॉरी अप्रैल, मई या जून, एंड देन जुलाई।
बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। अब देखें, हमारा काम कोई ठेला या कोई मुर्गी की दुकान नहीं है कि बोर्ड के ऊपर लिख दिया कि आज ये रेट है, आज का ये रेट है। डेफिनेटली उसके पीछे पूरा होमवर्क होता है, उसके पीछे पूरी कॉस्टिंग होती है, उसके पीछे जो है प्रिंटिंग होती है, और फिर कस्टमर को समझाना, कस्टमर को देखें, कस्टमर हमारा जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम, हर बंदा हमारे लिए काबिल एहतराम, बट कस्टमर को, साइकी को आप समझते हैं, कस्टमर को समझाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर हम बात करें, आपने बताया कि क्वालिटी को और साइज को क्या किया। हाँ, क्यों बहुत ज़्यादा मुझे कोलीग्स ने, मेरे स्टाफ ने मुझे एडवाइस की कि हमारे भाई प्राइस को हम नहीं छेड़ते, हम अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देते हैं। मैंने कहा बजाय क्वांटिटी को रिड्यूस करने के, पीपल आर विलिंग टू पे, बिकॉज पीपल नो, बिकॉज हर आदमी, अगर मैं आपकी भी बात करूं तो आप भी घर का जो है वो राशन लेते हैं, घर की चीजें लेते हैं, तो आपको भी पता है कि पहले चीजें किस रेट में आ रही थी और अब की चीजें किस रेट में आ रही। तो हम जो है वो बजाय क्वांटिटी को कम करने के, हम अपनी प्राइस को एज पर जो मार्केट सिचुएशन है उस हिसाब से हम बढ़ाएंगे। अभी भी मैं आपको बताऊं कि जब हमने 2016 की कॉस्टिंग की थी, उस वक्त से अगर हम आज को कंपेयर करें तो हमारी कॉस्टिंग आज भी जो है वो बहुत ज्यादा है। और मेरी ये बात नहीं कर रहा मैं, ये पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इस वक्त पूरी इंडस्ट्री बहुत परेशान है। और फिर वक्त के साथ साथ जो हालात आते हैं, चीजें आती हैं, सबसे पहले जो है वो रेस्टोरेंट को, शादी हॉलों को बंद कर दिया जाता है, और सफरर्स में जो सबसे पहले हम हैं। तो कहने का मकसद है कि अभी जो एनर्जी क्राइसिस पिछले दिनों आया था और वो भी अभी तक चल रहा है सिंध में, तो अनफॉर्चुनेटली अब एनर्जी क्राइसिस, हमारा काम शुरू ही दोपहर के बाद होता है। इनफैक्ट आप देखें तो डिनर पे ही काम है, लंच पे भी इतना काम नहीं है। पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की हम बात करें तो कहने का मकसद है कि ये सारी चीजें भी हैं। और फिर सोने पे सुहागा, पहले एक वक्त था जब हम सिर्फ इस पूरी इंडस्ट्री, हम सिर्फ जो है वो अपनी फूड कॉस्ट पे होमवर्क किया करते थे, अपनी फूड कॉस्टिंग की, और देन ओवरहेड जो है उसके अंदर से हमारी फूड कॉस्ट के बाद हमारी सेल्स में से हम कवर कर लेते थे। बट अब यूटिलिटीज ने जो हाल किया है उसने कमर तोड़ दी, लिटरली कमर तोड़ दी। कि पहले हमने अपनी फूड कॉस्ट को बड़ी मुश्किलों से काबू किया, और आज यूटिलिटीज मल्टीप्लाई बाय 2 हो गई हैं विद इन 6 to 8 months, विद इन 6 to 8 months में, मतलब इतने सुख के साथ ये बात कर रहा हूँ। तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 उसको हम कैसे कवर करें, वो हम कभी भी, तो डेफिनेटली आपके ऑपरेशंस के बाद जो है वो आपको सारी चीजें नजर आती हैं। तो ये सब चीजें जो है मिला के हमें जो है बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट आया है। डेफिनेटली ये वक्त मुश्किल वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी निकल जाएगा। सर, मैं आपकी कॉन्वर्सेशन से एक चीज रियलाइज ये कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से आप होमवर्क की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, और लग रहा है कि वाकई आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जो ऑयल, कुकिंग ऑयल के प्राइसेस फ्लक्चुएट हुए ना, इसने भी आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया होगा। और डेफिनेटली आपका फूड का बिजनेस है, ये सब चिकन और ये सब खाना ऑयल के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। बॉयल एग्स थोड़ी बेच रहे हैं आप, तो डेफिनेटली ऑयल की कंजम्पशन इसमें होती होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपका काम रात का है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नोटिफिकेशन 2 महीने पहले निकाला, आई थिंक वो फेडरल से उन्होंने डिस्कस किया था कि जी रेस्टोरेंट्स और ये शादी हॉल 9 बजे बंद कर देंगे। अब मुझे सर ये बताइए कि अल्लाह अल्लाह करके आपकी कोविड से जान छुटी है। लोग पहले ये दुआएं कर रहे थे, परवरदिगार कोविड से जान छुड़ा दे, उसके बाद दुकानें खुलेंगी, वबा खत्म होगी, दुकानें, कारोबार, इंडस्ट्री सबके सब शट डाउन हो गए थे। उसके बाद आपने ऐसा क्राइसिस डाल दिया। ऑपोजिशन कहती है कि जी ये प्लांटेड है, कुछ कहते हैं जी आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन जो हमें चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, काम सबके चल रहे हैं, चीज़ें रुक नहीं रही हैं, सारी पेमेंट्स हो रही हैं, सारे मामला चल रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, प्रोडक्शंस वो बंद कर रहे हैं यूनिट्स की, लेकिन गाड़ियाँ बिक रही हैं, पोटेंशियल है, लेकिन पीछे मामला डिफरेंट चल रहे हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जिस वक्त करंट सिचुएशन बनी हुई है? कैसे आप अपने क्लाइंट्स को जो है वो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है वो दिलाएंगे? स्टेबिलिटी की हम बात करें, वो कैसे आएगी? सबसे पहले तो जो आपने ऑयल की बात की, डेफिनेटली ऑयल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और सिर्फ हमें ही नहीं, सारी की सारी इंडस्ट्री को, इनफैक्ट हाउस होल्ड्स को भी जो है ऑयल ने बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा इम्पैक्ट दिया है। इसके साथ साथ एक बड़ी ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो इसमें इम्पैक्ट आया, दैट इज़ राइस। और हमारा बिजनेस डिपेंडेंट ही राइस के ऊपर है। सिर्फ मैं अपनी बात करूं तो कढ़ाई वाले, हांडी वाले, डेफिनेटली उन्होंने सफरिंग्स हैं उनकी। अब हम हर जगह से मार खाई है। हमारा रॉ मीट है, ज्यादातर रॉ मीट का काम है, और राइस बिल्कुल। फिर सब्जी की प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर गई। अब हमारा टोमेटो है, टोमेटो हमें चाहे 300 रुपए किलो भी हो, 350 रुपए किलो हो, 500 रुपए किलो, हमें रोज का टोमेटो जितना हमारी नीड है वो चाहिए ही चाहिए, हम उसका रिप्लेसमेंट नहीं ला सकते। टोमेटो सॉस इज नेसेसिटी। राइस में आपको मैं बताऊं, जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि हर साल हम 1 साल में, 1.5 साल में अपनी प्राइस बढ़ाते थे, राइस का ऐसा था कि साल में 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो इंक्रीज होता था
पीछे से सप्लायर से हमें जो प्राइस होती थी, रमज़ान से 1 महीना पहले से लेके ईद के 1 महीने बाद तक इन 2.5 months 100 रुपये किलो प्राइस चावल पे बढ़ गया। 100 रुपये किलो। अब आप सोचें 100 रुपये किलो का मतलब जहां साल में आपका 5 रुपये 10 रुपये बढ़ता था, तो ये 100 रुपये किलो, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट। और इसकी वजह से हमारा जो एंड यूजर है, जो हमारा कस्टमर है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। तो मिडिल क्लास फैमिलीज इसमें सफरिंग बढ़ गई है। फिर आपने बात की कोविड की, डेफिनेटली दैट वाज अ वेरी टफ टाइम। हम बड़ी मुश्किलों से उस फेज से निकले थे, और 1.5 साल में हम लोग अगर देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री मुश्किल से 3 से 4 महीने ऑपरेशनल रही थी। कभी जो है वो हमें जो है वो सिर्फ टेक अवे की इजाज़त दी जाती थी, कभी हमें डिलीवरी की इजाज़त दी जाती, कभी हमें किसी की भी इजाज़त दी जाती थी। देखें, टेक अवे और डिलीवरी डेफिनेटली मैटर करता है, बट जो डाइन इन में जो सेल्स होती हैं वो नहीं हो सकती। हमारा इतना सारा स्टाफ उसने सफ़र किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ खड़े रहे, वो हमारे साथ खड़े रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त गुजर गया। अब जहां आपने नोटिफिकेशन की बात की एनर्जी क्राइसिस के, तो वो मतलब ऐसा था कि शादी हॉलों को 10:30 का टाइम दिया था और हमें 11:30 का टाइम दिया। पहले 11 था, फिर 11:30 की रिक्वेस्ट की गई तो गवर्नमेंट ने मान ली, बट चीज़ें इससे हल नहीं हो रही, क्योंकि हमें इसका मतलब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, चीज़ों को थोड़ा सा ब्रॉडली देखा जाए। ऐसा नहीं है कि मेरा बिजनेस है इसलिए मैं उसकी सिफारिश कर रहा हूँ, नहीं। अब आप एनर्जी क्राइसिस को कवर करने निकले हैं और आप पूरे शहर में आप फिर लें। मैं अगर हमारी इसी स्ट्रीट की बात करूँ जहाँ पे शोरूम्स हैं, उनके रात को सारी रात जो है वो अपने इनके साइन बोर्ड जलते हैं, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं खा रहे? मेरा रेस्टोरेंट तो बंद कर दिया मैंने, लेकिन वो पूरी रात वो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। इसी तरह आप कितने ऑफिस में चले जाएँ, कितनी और जगहों पर चले जाएँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मतलब आप भी इन चीज़ों से वाकिफ हैं, और हमारे हाई-अप्स भी जो है उन चीज़ों को जानते हैं कि भाई वहाँ पे बिजली का कितना ज़िया हो रहा है, कितनी जो है चीज़ें जो है वेस्ट हो रही। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है, क्योंकि हमारे भी घर बार जो है हमारे कारोबार से चलते हैं और हमारे स्टाफ के भी इसी से चलते हैं। ठीक है सर, इसी पर बात करेंगे। आपने अभी गवर्नमेंट की बात की, ज़रा देखेंगे कि फूड जो हमारा सेक्टर है और जो फूड कमेटीज़ बनी हुई हैं, डिफरेंट एसोसिएशन है, उनका क्या रोल है, वो कितने मुतहर्रिक हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हम बजट की बात करेंगे। जो अभी बजट आया था, उस बजट ने फूड सेक्टर को कितना रिलीफ दिया है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। फूड सेक्टर की बात कर रहे हैं और फूड सेक्टर में मौजूद जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उस हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। ब्रेक से पहले हम उमैर साहब से बात कर रहे थे कि बजट की जो अभी आया उस पर उनका क्या मौक़िफ़ है, किस हिसाब से वो बजट देखते हैं, कितना फ्रेंडली था या मजीद जो है फूड सेक्टर के लिए मुश्किलात का शिकार है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो डिफरेंट एसोसिएशन बनेंगे, फूड एसोसिएट, सिंध फूड अथॉरिटी की बात कर लेते हैं या एपरा की बात कर लेते हैं, उनका क्या रोल है। सर सबसे पहले मुझे बताएं, बजट अभी आया, अभी ये भी सुन रहे हैं कि एक और बजट आने वाला है, तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? वहाँ वैसे क्राइसिस कम नहीं हो रहे, ऊपर से मजीद क्राइसिस आने की जो है नवीद सुनाई जा रही है। अभी जो बजट इस गवर्नमेंट ने पास किया, उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बजट इटसेल्फ अगर देखा जाए तो बजट में कोई बहुत ज़्यादा कोई इतनी सख्तियाँ नहीं थी हमारे लिए, लेकिन चूँकि कुछ एडिशनल टैक्सेस की वजह से डेफिनेटली हमें बोझ पड़ता है उसका, और पड़ा है। फिर बजट के बाद, बजट तो आ जाता है, लेकिन बजट के बाद या फिर फाइनेंस बिल जो आता है उसके अंदर जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, और फिर जो अभी ये पिछले दिनों आपने देखा रिटेल टैक्स आया, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा जो है हर्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। क्योंकि देखें, एंड यूज़र से हम ये चीज़ें नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे ऊपर है। अब चूँकि बिजली के बिलों के अंदर लग के टैक्सेस आ रहे हैं, उसका एक प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट है कि इलेक्ट्रिक के बिल्स के अंदर लग के हमें 4 तरह के टैक्सेस लग के आ रहे हैं। सेल्स टैक्स को हम 3 मरतबा दे रहे हैं, और उसके बाद जो एडिशनल टैक्स भी दे रहे हैं। और देखिए, हर चीज़ की एक मतलब सर पैर होता है किसी चीज़ का। अगर आप फाइनेंस को जानते हैं या आप कैलकुलेशन या नंबर्स को जानते हैं, तो बेसिक चीज़ यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर आपने एक टैक्स देना है, यू आर गिविंग इट। उन 2 टैक्सेस, उन 2 चीज़ों को मिला के आपने उसके ऊपर जो है आप तीसरा टैक्स दे रहे हो, और फिर उन 3 चीज़ों के ऊपर मिला के आप चौथा टैक्स दे रहे हो, और चौथी चीज़ के ऊपर आप 5वां टैक्स दे रहे हो। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है?
अगर आपने 10 रुपए के ऊपर मुझे टैक्स लगाना है, 10 रुपए आपकी सर्विस, आपने सर्विस फीस ली में से 10 रुपए, अब 10 रुपए के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो, चाहे आप 4 तरह के टैक्स लगाओगे तो वो 4 तरह के टैक्सेस जो है वो 10 रुपए के ऊपर लगने चाहिए, ना कि वो 10 रुपए के बाद 2.5 रुपए ऐड हुआ, 12.5 के ऊपर आपने एक और टैक्स लगा दिया, फिर 12.5 के बाद 14.5 के ऊपर एक और टैक्स लगा दिया। ये ज्यादती है, इस ज्यादती को खत्म होना चाहिए। आपके इलेक्ट्रिक के बिल्स को जब हम अपने नामों पे कराने गए, क्योंकि डेफिनेटली हम ज्यादातर हमारी इंडस्ट्री रेंटल जगहों के ऊपर है, तो लैंडलॉर्ड्स के नाम पे जो है वो मीटर्स हैं। अब लैंडलॉर्ड चूंकि अगर वो टैक्स पेयर्स नहीं है तो हमें जो है वो मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो है हमें टैक्सेस लग रहे हैं। अब जब उनके पास हम जाते हैं अपने नाम पे बिल्स करवा, अपने नाम पे मीटर करवाने, उसकी एक इतनी बड़ी लिस्ट जो है वो हमें पकड़ा देते हैं, इतनी मुश्किल फॉर्मेलिटीज हैं उसकी। तो डेफिनेटली इन फॉर्मेलिटीज को आज मैं आप बताऊं कि मेरी यहाँ इस वाली ब्रांच की, खालिद बिन वलीद वाली ब्रांच के मेरे 4 मीटर्स को मैंने फेब में अप्लाई किया हुआ है। फरवरी 2022 में मैंने अप्लाई किया है कि भाई ये मीटर्स मेरे नाम पे किए जाए। आज हम बैठे हैं सर अगस्त में, आज तक नहीं हुआ, और मैं पिछले 6 महीनों से पागलों की तरह टैक्सेस भर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें सर ये हमारे लिए डिफिकल्ट हैं, और इन चीजों को देखते हुए हमारा बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। बजट में एज सच अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं, कुछ टैक्सेस इंक्रीज हुए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें इनडायरेक्ट हमें हिट लगी है, बट वो चीजें इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन जो फाइनेंस बिल आया, फाइनेंस बिल के अंदर डिफरेंट जो है वो टैक्सेस आए, उससे डेफिनेटली फर्क पड़ा। फिर इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाई, तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे थे, जो इंपोर्टेड स्टफ यूज कर रहे थे, उसकी वजह से हमें जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार वाई नॉट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। देखें, बास पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स उस लेवल की नहीं है, हमें मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता पाकिस्तान किसी से कम है, बट बास चीजें ऐसी हैं जो हम मजबूर हो जाते हैं कि इम्पोर्टेड और अगर नहीं भी सर आपका बिजनेस, आपने बताया कि आपने दूसरे ममालिक से अपना ये स्टार्टअप रखा है, तो डेफिनेटली वहाँ का जो रॉ मटेरियल मसाला होगा वो वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। मैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल मल्टीनेशनल फ्रेंचाइजीज की बात करूँ तो वो ये क्या काम कर रहे हैं, तो ये कहना कि बिल्कुल ही आप 100% खत्म कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये सर, आप जो अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं, मुझे बताइए कि ये बिलिंग की आप अपने नाम पे बात करने की बात करें, डिफरेंट एसोसिएशंस क्या काम कर रहे हैं? ये सिंध फूड अथॉरिटी बड़े छापे मारती है सर, ये आप गलत क्वालिटी नहीं देंगे, इनको बड़ा ख्याल है अवाम की सेहत का कि पाकिस्तान के अवाम बीमार ना हो जाएं, गंदा तेल से बना खाना ना खा लें, कोई गली सड़ी या हराम मुर्गी ना किसी को बेच दे। ये 4-6 महीने से आप परेशानी के आलम में कि आप लोगों ने इनसे राब्ता नहीं किया कि हमें इस तरह के मसाइल का सामना है, या इसके अलावा कोई और एसोसिएशन जो सरकार के मातहत हो, क्योंकि आप लोग टैक्स दे रहे हैं सर। देखिए, जहाँ तक सिंध फूड अथॉरिटी का ताल्लुक है, सिंध फूड अथॉरिटी एक वक्त तक तो बड़ा अच्छा काम कर रही थी। फिर थोड़ा सा खुल के बात करूँ तो इन्होंने कुछ अर्सा पहले कुछ हरासमेंट वाला सिलसिला भी शुरू किया। ऐसा नहीं कि किसी एक रेस्टोरेंट पे, देखिए हर चीज़ का हमने उनसे रमज़ान में हमारी एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन, हमारे चेयरमैन और हमारे पूरे कोर कमेटी ने उनसे जाके मीटिंग की थी एपरा के डीजी से, और उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि सर आपने इस रेस्टोरेंट पे छापा मारा और आपको ये फाइंडिंग्स मिली और आपने जुर्माना कर दिया 5 लाख रुपए। आपने मेरे रेस्टोरेंट पे छापा मारा, आपको ये फाइंडिंग्स मिली, आपने मुझे जुर्माना कर दिया 3 लाख रुपए। आपने एक्स को, अपने वाई को, आपने जी को, आपने, ठीक है हमारी बेज़ाब्तियाँ होंगी, हमारी गलतियाँ होंगी, हमारी कोताहियाँ होंगी, बट आप रोड पे निकलते हो तो पुलिस वाला चालान करता है, मोबाइल फ़ोन पे बात करने का 500 रुपये जुर्माना है, तो आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। सिग्नल तोड़ने का अगर एक जुर्माना है तो आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। तो एक टैरिफ तो हो कि सर आप किस बेस पे कर रहे हैं। मतलब एक इंसान जो है वो गंदगी में बैठ के खाना बना रहा है और 100 तरह के जो है वहाँ पे मसाइल हैं। मैं वही बात है कि किसी का नाम नहीं लेना, बड़े चलते हुए ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे आपको जिंदा चूहे दिखा सकता हूँ मैं। ठीक है, अल्लाह की मखलूक है, कहीं ना कहीं से आ भी जाती है, इंसान ख्याल करता होगा, बट उसको जुर्माना किया गया 50,000 रुपये, और किसी XYZ को जो है वो छोटी सी गलती के ऊपर 5 लाख रुपए। क्यों? उसका साइज बड़ा है। देखें ये गलत है। प्राडो में अगर बंदा जा रहा है या ऑल्टो में जा रहा है, मोबाइल फोन का जुर्माना वही है। तो कहने का मकसद है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर एक टैरिफ ले आए, उस टैरिफ के ऊपर आप जुर्माना करें। फिर जो है वो उनके डिपार्टमेंट के अंदर
हमारे पूरे मुल्क की तरह जो है करप्शन इतनी है कि वो फिर उसमें तोड़-जोड़ भी होती हैं, उसमें ले-दे भी होता है। तो बहरहाल उससे हमने काफ़ी बात की। डीजी साहब बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ों की कीन-दहानी करवाई, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होती हुई हमें नज़र नहीं आई, और ना ही जो है वो इंस्पेक्टर्स के एंड से और जो लोगों के एंड से, जो इनके लोग आते हैं उनके एंड से कोई इतनी हमें सपोर्ट मिली। हम हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। हमने तो यकीन दहानी कराई, हमने कहा कि हम लिख के देने को आपको तैयार हैं। हमारी एसोसिएशन ने यकीन दहानी कराई कि हम लिख के देने को आपको तैयार हैं कि हाँ भाई आपके जो बायलॉज हैं उसको फॉलो करेंगे। इवन हमारे बहुत सारे एसोसिएशन के लोग उनके बोर्ड के अंदर भी हैं, तो वी आर रेडी टू इन्फोर्स एवरीथिंग। बट द थिंग इज कि एटलीस्ट उनका कॉपरेशन तो हमारे साथ आए। हम उनके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, हमारी एसोसिएशन उनके साथ मिलके काम करना चाहती है। वो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई जितनी, सिर्फ हम, अगर मैं सिर्फ कराची की बात करता हूँ, अगर कराची के तमाम रेस्टोरेंट्स को आप अगर उस टैक्स जोन में लाएं, हम तो टैक्स वालों से भी, SRB से भी मिलकर ये बात करके आए, फिर हमने इनसे भी कहा कि भाई हम सबको लाइसेंसिंग में, आप हमारा लाइसेंस तो इशू करें। आज 5 साल 4 साल हो गए मुझे, लाइसेंस भी नहीं मिला। किसी रेस्टोरेंट के पास आप कराची में चले जाएं जो SFA को जो फीस भर चुके हैं, आज तक उनके पास लाइसेंस आया हो। तो मेरे भाई जब ऐसी बेज़ाब्तगियां होंगी तो फिर कौन फॉलो करेगा? तो कहने का मकसद है कि ऐसे तो मैं अगर अभी शिकायतें आपके साथ शुरू करूं तो उसके अंबार लगा दूं, लेकिन हमारा मकसद शिकायतें करना नहीं है, हमें उसका हल ढूंढना है। SFA ने बहुत ज्यादतियां की, खास तौर पे मैं आपको बताऊं अप्रैल और मई में, मार्च और अप्रैल में जो है हर दूसरे रेस्टोरेंट के अंदर, फिर यहाँ तक भी हमें कहा गया कि भाई हमें मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि आपके पास फंड्स नहीं है, आपने अपने फंड्स का खुद बंदोबस्त करना है, आपने अपना इदारा जो है खुद चलाना है। आप चलाने के लिए आप किसी को हरास तो नहीं करेंगे, किसी को नाजायज तो नहीं आप तंग करेंगे। तो बस अब ये सारी बातें जो है मैं आपको और इससे ज्यादा क्या खुल के बताऊं। सर मिनिस्ट्री के पास फंड नहीं, लेकिन बजट में तो फंड्स अनाउंस होते हैं, वो जाते कहाँ हैं, लगते कहाँ हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि दूसरे ममालिक में मैं देखता हूँ कि वहाँ पर इस तरह के जो सरकार के मातहत इदारे होते हैं वो बैठ के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाते हैं उन तमाम तरह स्टेक होल्डर्स के साथ जो बिजनेस चला रहे होते हैं। आप ताजिरों के साथ बैठेंगे नहीं, भत्ताखोरी का नाम देकर टैक्सेशन आप नाफिज करेंगे। मैं नहीं कह रहा, आप ताजिर सुन लें, कितनी दफा प्राइम मिनिस्टर आते हैं, आके ताजिरों से मिलते हैं। एक ये हवाई विजिट होता है, सिर्फ खबर देनी होती है चैनल्स में कि जी प्राइम मिनिस्टर आए। मैं किसी एक प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, माजी में भी ऐसा होता रहा है सर। दूसरी बात ये, कराची की बात करें, सबसे ज्यादा रेवेन्यू बच्चा भी आज आप बात करें कि आई थिंक 75 भी नहीं, इससे भी ज्यादा रेट डबल हो चुका है। परसेंटेज बता रहा हूँ मैं आपको, 75 थी, उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से हो चुका जो कराची जनरेट करके दे रहा। आप क्या कर रहे हैं अपने लोगों के साथ? नंबर्स ये कि सर लोग यहाँ से कारोबार बंद करके, शट डाउन करके मुख्तलिफ ममालिक का रुख कर रहे हैं। बिजली के, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि बिजली का जो इस वक्त पर यूनिट है, आपको क्या लगता है क्या यूनिट है? सर रेजिडेंशियल अलग है, कमर्शियल अलग। कमर्शियल पे क्या अंदाजा है, अप्रोक्सीमेट बता दें? 25-30। मैं 60 रुपए भर रहा हूँ। ये टैक्सेस की अगर मैं एवरेज निकालूं तो 60 रुपए। आप सोचो तो सही, मतलब अगर 25 रुपए या 30 रुपए है तो भाई मल्टीप्लाई बाय 2 दे रहा हूँ, मतलब डबल रेट दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? मुझे मिल क्या रहा है? मतलब लोड शेडिंग। अब मेरे घर पे पानी आता है सर हफ्ते में 2 दिन। एक दिन पानी रात को जो है वो आता है 9 से लेके 12:30 बजे तक, लोड शेडिंग हो गई। 10:30 से लेके 11:30 की लोड शेडिंग हो गई। अब मेरा तो 1 घंटे का पानी गया ना, अब मुझे तो पूरे हफ्ते में पानी नहीं मिलना। तो भाई हम क्या, कहाँ जा रहे हैं? आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, मैं तो मतलब कह रहा हूँ ना कि मेरे टैक्सेस की जो हमारे अभी हम पे जो टैक्सेस इन्फोर्स हुए हैं वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गए विद इन दिस 6 और 8 मंथ्स। तो सर आपकी बात 100% बजा है। और जो आपने कहा कि भाई बजट के अंदर फंड्स रखे जाते हैं, इदारों के लिए फंड्स रखे जाते हैं, ऑब्वियसली रखे जाते हैं, लेकिन अब उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। दूसरी चीज़ सर मुझे बताएं कि सिंध फूड का आपने बता दिया कि कोई ऐसा मुतहरिक रोल नहीं है, वो एक डेड बॉडी है, सिर्फ टैक्सेशन से उनको या पैसों से मतलब है, व्हाटएवर जो भी है। दूसरी एसोसिएशन का क्या रोल है, वो किस तरह से करें? आपने अभी आपरा का नाम लिया, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करेंगे ताकि जिन लोगों का अवेयरनेस नहीं है आपरा की, ताकि इस बॉडी या इस एसोसिएशन का इल्म भी उनको हो जाए। देखिए, लेट मी करेक्ट यू अ बिट। पहले तो देखिए, ऐसा नहीं है कि एसएफए का रोल नहीं है। यस, एसएफए का रोल है। अगर एसएफए एक गवर्निंग बॉडी है, अगर वो ना हो ना तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत लोग हाइजीन का और चीज़ों का ख्याल कर रहे हैं वो भी शायद ना हो, लेकिन उसको किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए और किस तरीके से चलाना है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सेकेंडली, हम एपरा की बात करें तो ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन बेसिकली पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन है, डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट नामों से और
और बहुत सारी एसोसिएशंस काम कर रही हैं जो एपरा के साथ जो है इंटर रिलेटेड हैं। बेसिकली एपरा के बाद कराची में और भी कई एसोसिएशंस बनी, वो भी अपना काम अच्छे तरीके से कर रही हैं। कुछ इलाकों की एसोसिएशंस होती हैं, क्योंकि देखें एक नॉर्मली एसोसिएशन जो डिफरेंट मार्केट्स की एसोसिएशन होती है ना, वो एक मार्केट प्लेस में होती है। चूंकि रेस्टोरेंट किसी एक मार्केट में नहीं है, आज हम यहाँ बैठे हैं, कोई कहाँ बैठे हैं, पूरे कराची में हम लोग स्प्रेडेड है, तो इसलिए किसी एक एसोसिएशन का काम नहीं है कि सबको लेके चला जाए। इलाकों की अलग एसोसिएशंस हैं, हाँ एक डेफिनेटली एक टॉप बॉडी है। और एपरा ऑलवेज जो है वो अपने मतलब हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने रेस्टोरेंट हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, उनके लिए हमेशा अपना ने आवाज़ लगाई। कोविड के टाइम पे मतलब आप ये समझें कि जब उस वक्त असद उमर साहब होते थे, उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेक्शन रही। वक्तन फ़वक्तन हमारे लोग इंटरेक्शन करते ही रहे और रिलीफ लेने के लिए बहुत। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लोग, इसके अलावा जितनी और एसोसिएशंस हैं हमारे साथ की कराची के अंदर काम कर रही हैं, या इस्लामाबाद में, लाहौर में और पेशावर में और जितने बड़े शहरों में एसोसिएशंस हैं, उन्होंने सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है। बट एपरा भी हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह आगे है। अभी हम पिछले दिनों मैं आपको बताऊं तो एक सिलसिला शुरू हुआ है टैक्स की जो इंटीग्रेशन का। जिस तरह आपने देखा कि पहले एफपीआर ने सुपरमार्केट्स और बेकरीज को जो है इंटीग्रेट किया, इसी तरीके से अब हमारी इंडस्ट्री को सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है। तो उस हवाले से हमारी मीटिंग हुई, उनके साथ हमने बातचीत की, उनके साथ एक रोड मैप बनाया और आहिस्ते आहिस्ते रेस्टोरेंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से अभी जो ये क्राइसिस आए थे, आपके एनर्जी क्राइसिस की जो बंदिश की बात आई थी, उसमें हमारी वक्तन फ़वक्तन कभी कमिश्नर कराची से, कभी जो है वो हायब से और जितने मिनिस्ट्रीज़ में लोग हैं, तो हमारे लोग मिलते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह जितने रिलीफ्स आपको नज़र आ रहे हैं जो थोड़े थोड़े मिलते रहे। क्योंकि पंजाब ने एक टाइम लिमिट ज़्यादा दी, हमारे पास टाइम लिमिट कम थी, फिर हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने माना। तो ये कहना कि एसोसिएशन गैर फ़ाल है, नहीं, मैं ये कहूँगा कि एसोसिएशन बहुत ज़्यादा फ़ाल है। बट ये है कि बाज़ लोग जो है वो ढोल ज़्यादा पीटते हैं और बाज़ लोग जो है खामोशी से अपना काम करते हैं। अपने अपने मिजाज की बात है, कभी बात सुन ली, कभी बात नहीं सुनी। सर मुझे ये बताएं कि ट्रेडिशनल स्टाइल है आपका भी काम का, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। 5 साल के बाद क्या बिजनेस प्लान आप रखेंगे, या क्या सोच रहे हैं कि मेरी स्ट्रेटजी ये है कि हम इस तरीके से अपना बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे? क्योंकि आपके सामने कंप्यूटर मौजूद है, चाइनीज़ की डिमांड ज़्यादा है और मुख्तलिफ इनोवेशंस फूड की कैटेगरी में आप देखें, कभी शवरमे का स्टाइल डिफरेंट हो रहा है, कभी सैंडविचेस में कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ आ रही है। स्ट्रेटेजिकली आपने क्या सोचा है कि डिजिटलाइजेशन को देखते हुए किस तरह से आप एक्सपेंड की तरफ जाएंगे? देखिए, वक्त के साथ साथ ना आपको अपने आप को बदलना है और आजकल चीज़ें जो है बहुत ड्रास्टिकली और बहुत तेज़ी से जो है ना चेंज हो रही हैं, तो हमें चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है, अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं तो जिस वक्त हमने अपना रेस्टोरेंट बनाया था, उस वक्त दिस रेस्टोरेंट वाज वन ऑफ इट्स काइंड, एक नया कॉन्सेप्ट था। आज वो 6 साल के बाद अगर आप 8-10 मरतबा, 15 मरतबा, 20 मरतबा आ गए रेस्टोरेंट में ना, तो वो आपके लिए अब पुरानी हो गई वो चीज़। अब आपकी आंखों को वो चीज़, जो चीज़ थोड़ी सी और अट्रैक्ट करे, आप वहाँ जाना पसंद करते हैं। हमें जो है अपने एम्बियंस के ऊपर हर थोड़े अरसे के बाद जो है वो काम करना पड़ता है। अभी हम रेनोवेशन की तरफ चले गए हैं। इसी तरीके से अगर आप फूड की बात करें तो फूड के अंदर भी जिद्दत लानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही जो है वो स्टाइल की चीज़ बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं। पब्लिक आज देखिए, दुनिया सिमट के बड़ी छोटी हो गई है। लोग ट्रैवल करते हैं, लोग बाहर जाते हैं, लोग कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं। और फिर डिजिटलाइजेशन की बात की तो भाई यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर मतलब दुनिया की हर चीज़ जो अवेलेबल हो जाती है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट ट्रेंड्स आ जाते हैं। तो लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी हो, क्योंकि अगर एक फूडी है, एक जिसको फूड का शौक है, उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको 3 दिन पुरानी बात बताऊँ, एक इंटरनेशनल ब्लॉगर हैं, वो ईरान से स्पेशली आए हैं पाकिस्तान फूड ब्लॉग्स बनाने, और उनको किसी ने हमारा भी बताया होगा, अल्लाह ने बस इज्जत दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास भी आए, बड़ा अच्छा ब्लॉग बनाया, बड़ा अच्छा रिजल्ट, लोग पसंद भी करके गए। तो कहने का मकसद है कि वक्त के साथ साथ हमें जो है चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है। अब इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त सिर्फ हम राइस बेचते थे, हमारी सिर्फ राइस वाले आइटम थी। अब वक्त के साथ साथ हमने जो है अपने एडिशंस की हैं, हमने जो है ग्रिल आइटम भी ले आए, हम नान के साथ भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है वो सिर्फ एक तरफ बैठे हुए, और अगर हम, जैसे मैंने पहले कहा कि हम बैठ गए
तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हमें कम्पीट करना है और चीज़ों को लेके चलना है। अब जो एक सोर्स ऑफ इनकम है, उस सोर्स ऑफ इनकम को, उस नाम को हमने लेके चलना है, तो उसको चीज़ों को जो है वक्त के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इस फूड ब्लॉगिंग पर बात करेंगे और मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और कारोबार की बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है और रिदान की हम बात कर रहे हैं जो मंदी है उसकी। अब जरा ये डिस्कस करते हैं कि उन्होंने चावलों से और चिकन से स्टार्ट किया था, अब इनकी फूड कैटेगरी में क्या कुछ मौजूद है और मुझे सुन के इतना मज़ा आ रहा है। सर ओवर टू यू, बताएंगे अभी आपकी कैटेगरी में क्या है? मैं अभी आपका मेन्यू देख रहा था, इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें लिस्ट कर दी हैं, क्या क्या है? देखिए, इनिशियली तो हमने स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया ना कि मंदी से ही हमने स्टार्ट किया था, मंदी, मदफून, मदबी, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद लोग आते गए, लोगों का फीडबैक आता रहा कि भाई हमारे पास ये भी कुजीन होना चाहिए, ये भी कुजीन होना चाहिए। तो हमने कुछ लेबनीज़ चीज़ें ऐड की, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, हुमस डाल दिया हमने। हुमस की बहुत ज़्यादा डिमांड आती थी। फिर आती थी कि भाई बच्चों के लिए कुछ आपके पास स्पेशल नहीं है, तो हमने चिकन लॉलीपॉप स्टार्ट कर दिया। फ्रेंच फ्राइज़ की एक वैरायटी ले आए, और इसके साथ जो है फिर कुछ अच्छे बहुत शौकीन किस्म के फूडीज आते हैं कि भाई आपके पास चॉप्स भी होने चाहिए, तो हमने मटन चॉप्स डाल दिए। इसी तरीके से आपने कहा कि भाई अब आपकी पूरी फैमिली आ रही है, भाई आपके 2 लोगों ने जो है ना वो राइस नहीं खाने, तो आपके पास कोई नान का ऑप्शन होना चाहिए, तो हमने नान वाली आइटमें शुरू कर दी, चिकन फार्म शुरू कर दिया, फिर चिकन लेबनीज़ चीज़ बोटी ले आए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ, मैंने अभी आपके कुछ देर पहले डिस्कस किया कि हमें चीज़ें वक्त के साथ साथ हम चीज़ें अडॉप्ट करते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हालात को देखते हुए, कस्टमर्स की नीड को देखते हुए, चूँकि वही हमारी रोज़ी का ज़रिया है और वो जो चीज़ मांगेंगे हम उनको देंगे। हमारा जो हैदराबाद के अंदर कुजीन है, हमारे 3 रेस्टोरेंट्स कराची में, हैदराबाद में बहुत वास्ट मेन्यू है, क्योंकि वहाँ पे रेस्टोरेंट्स थोड़े से कम हैं और इंडोर रेस्टोरेंट्स की बहुत ज़्यादा लैकिंग है। हैदराबाद का हमारा मेन्यू बहुत वास्ट है। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो आप समझे कि मतलब 200% जो है वो मेन्यू उनका ऊपर है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारी वहाँ के जो है वो मेन्यू बड़ा है, क्योंकि वक्त के साथ साथ और डिमांड एज पर डिमांड। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वजह क्या है, वहाँ पे क्यों इतना बड़ा है? देखें, एक तो सबसे बड़ी चीज़ हैदराबाद के अंदर जो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हमने देखे वो आउटडोर हैं। गर्मी में गर्मी ज़्यादा है, सर्दी में सर्दी ज़्यादा है। हमारा रेस्टोरेंट इंडोर है, थोड़ा सा एम्बियंस हमने अच्छा दिया हुआ है, अच्छा माहौल बनाया हुआ है, और फिर एक ही छत के अंदर लोगों को तमाम की तमाम चीज़ें मिल रही हैं। थोड़ा सा वहाँ के लोगों का एक टेस्ट बर्ड्स जो है वो डिफरेंट हैं, वो हांडी, कढ़ाई, देसी खाने के ज़्यादा शौकीन हैं, अब बैठ के खाना। एग्जैक्टली। तो अब कढ़ाई आप देखें, मैं अपनी बिल्कुल टीनेज की बात करूं तो हम दोस्त यार जो है वो हालाना का जाया करते थे कढ़ाई खाने, वहाँ पे कढ़ाई का बड़ा शौक है और वाकई कढ़ाई जो है वहाँ पे बड़ी अच्छी मिलती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, फिर हमने जो है वो वहाँ पे फास्ट फूड भी रख दिया। वो एक छत के अंदर सारी चीज़ें लोग मांगते। देखिए, कराची के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हैदराबाद चूँकि छोटा शहर है, इतने सारे ऑप्शंस नहीं हैं। अब एक फैमिली है, एक फैमिली को अगर एक ही छत के अंदर बहुत सारी चीज़ें चाहिए तो वो फिर कोशिश करते हैं, और फिर हमने वहाँ पे कोशिश ऐसी की कि अप टू दी मार्क बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करें, अल्हम्दुलिल्लाह की, और यहाँ भी बेस्ट कर रहे हैं। अब बहुत सारी जगहों पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। यहाँ पे हम कराची में हम ग्रिल का काम नहीं कर सकते, चूँकि हम कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर ही बैठे हैं, जितनी हमारी आउटलेट्स हैं, तो कमर्शियल बिल्डिंग में धुएं का जो है वो इशू रहता है। तो फिर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं चाहते हुए भी नहीं कर पाते, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पड़ोसियों को भी हमें ख्याल करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। चूँकि एक हमारा पूरा प्लाजा हमारा है, हमारे पास किचन बहुत बड़ा है, बहुत सारी हमारे पास गुंजाइश है, तो हमने चीज़ों को साथ साथ अडॉप्ट करते गए। ठीक है, अच्छा से मुझे बताएं कि सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप क्या चाहते हैं कि क्योंकि कारोबार तो करना है, डिमांड है और रहेगी, और यही है कि मईशत को आपने मजबूत करना है, और एक बंदे का तो काम नहीं है, तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो बैठकर सरकार से जो है वो गुजारिश कर सकते हैं। तो आप क्या इल्तिजा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से? देखें, हम तो चूँकि डायरेक्टली पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली पाकिस्तान में रहते हैं तो उनके अंडर में तो हैं, बट चूँकि 18th अमेंडमेंट के बाद ना हमारी इंडस्ट्री की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो हम सूबे की गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। जो ज़्यादातर हमारे ऊपर कानून लागू होता है वो सिंध गवर्नमेंट के होते हैं। तो अरबाब इख्तियार से बस यही दरख्वास्त है कि एक तो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो अलमिया है वो करप्शन है,
हमारे हर इदारे के अंदर बेइंतहा करप्शन है। हम बहुत तरीके से काम करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते। हर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, हम उनके साथ कोऑपरेट भी करना चाहते हैं, बट वो बस किसी ना किसी तरीके से अंडर द टेबल की बात करते हैं। उनसे हमें निजात दिलाई जाए और चीज़ों को देखें स्ट्रीमलाइन किया जाए। मैंने अभी कहा कि भाई SRB ने इंटीग्रेशन शुरू की, हमने उनको वेलकम किया, हमने कहा हम करेंगे, लेकिन बात यह है कि इदारे इतनी बड़ी इंडस्ट्री को, एक तो हमारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को आज तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तो ये इल्तिजा है कि हमारी इंडस्ट्री को एटलीस्ट इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारी एक से तो हो। हमको इंडस्ट्री नहीं कंसिडर किया जाता, हालांकि सबसे ज्यादा जो है हम लोग नौकरियों के और जो मुलाजमतों के जो है मौके हम फराहम कर रहे हैं। तो एक रेस्टोरेंट के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब आप अंदाजा नहीं कर सकते। बट हमें इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए और फिर इन डिपार्टमेंट्स को कोई भी चीज हमारे ऊपर इन्फोर्स की जाती है तो एटलीस्ट हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमें कम से कम किसी ना किसी तरीके से हमें तो कॉन्फिडेंस में लिया जाए, या आप हमें बुलाएं, हमारे एसोसिएशन को बुलाएं कि भाई आप क्या समझते हैं। अब हमारे ऊपर चीजें थोप दी जाती हैं और हम जो है वो उन चीजों को जो है अभी तो समझ ही रहे होते हैं कि दूसरी चीज आ जाती है। हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट कोई भी कानून बनाए, कोई भी, देखें हम खुदा ना खास्ता मुल्क के दुश्मन नहीं है, हम अपने लिए रोजी कमा रहे हैं तो आपके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जनरेट करके दे रहे हैं, तो हमें कम से कम कॉन्फिडेंस में लिया जाए। हम जो है हर तरीके से आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमसे सजेशंस ली जाए, हमसे जो है एटलीस्ट एडवाइस ली जाए कि भाई हमने ये सोचा है, आप क्या समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको डिनाई करके आ जाएंगे, माइट भी कहीं आपकी अगर खुदा ना खास्ता कोई छोटी मोटी गलती हो रही होगी या भूल हो रही होगी या आप उसको थोड़ा सा मिसजज कर रहे होंगे, तो हम बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई इस चीज को ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। अब आपने उठा के जो है वो SRB ने लेटर्स भेज दिए कि हाँ आप जनाब आज से इंटीग्रेशन शुरू। यार कितनी रुकावटें हैं, किसके पास क्या सॉफ्टवेयर चल रहा है, किसके पास क्या चल रहा है, किसके पास क्या नहीं चल रहा। आप हमें बुलाएं, हम आपको सजेस्ट करेंगे और हमने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अलग कानून है, इस सूबे में अलग कानून है, और आप अगर कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद की बात करें वहां पे एक अलग कानून है। अब पंजाब गवर्नमेंट ने भाई कार्ड के ऊपर 5% टैक्स रखा हुआ, आप ऑफिशियल करना चाह रहे हैं ना, आप सारा ब्लैक एंड व्हाइट में लाना चाह रहे हैं, आप करें, आप टैक्सेशन में रिलीफ दें तो भाई हर आदमी टैक्स देगा और मैं भी पूरा टैक्स भरूंगा। आज हमारी इंडस्ट्री में अलमिया ये है कि जो है वो चीजें, इतना प्रेशर है हमारे पास, हमारे ऊपर डिपार्टमेंट्स का, कि बस उनको किसी ना किसी तरह उन डिपार्टमेंट्स के हमें जो है उनके पेट भरने, तो फिर जो है वो रास्ते दूसरे लोग ढूंढते हैं, हमें मिल के आ रहा है इन रिटर्न। तो ये सारी चीजें जो है एटलीस्ट आप हमारे साथ डिस्कस करें, डिपार्टमेंट वक्तन फवक्तन हमें बुलाएं, हमारे एसोसिएशन को बुलाएं, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम आपको प्रूव करके दे रहे हैं। हमने कमिटमेंट दी है SRB को कि भी आप हमारी कुछ बातों को माने, तो हम आपकी एक ड्राइव करेंगे कि आपके मेंबर्स बढ़ाएंगे, आपको जो है वो लोग देंगे जो टैक्स जोन में आए। तो आप हमारी बात सुने तो सही। आखिरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन कराची की हम बात करते हैं, ठीक है, कारोबार आप कर रहे हैं, बिजली के निर्ख का आपने बता दिया कि जी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैं आपके रेस्टोरेंट के करीब आ रहा था, रास्ते में जगह जगह गड्ढे, पानी और उबलते गटर, ठीक है, आपका खाने का काम है। अब रेस्टोरेंट के बाहर अगर गटर उबल रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कोई फूड नहीं खाएगा, हाइजीन का इशू होगा। तो व्हाट डू यू थिंक हम एडमिनिस्ट्रेशन के जो मामलात हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर आजकल मुर्तज़ा वहाब कराची वो माशाल्लाह काफी अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि वाटर की मामला तो कैसे बेहतर कर सकते हैं? सेवरेज का इशू है और पानी जो है टैंकर में नहीं चाहिए, नलों में चाहिए, इसके हवाले से आप क्या बात करेंगे? देखिए, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बात करूँ तो मैं उनको पर्सनली भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। ही इज अ वेरी वेरी एनर्जेटिक पर्सन, बहुत डेडिकेटेड आदमी है मुर्तज़ा वहाब, ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। बट देखें चीजें इतनी बिगड़ चुकी हैं, इतनी खराब हो चुकी हैं कि वो बंदा अकेला क्या करेगा। हमने पीछे देखा नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में कुछ काम हुआ, और फिर जो है वो हमारे जो है वो क्या नाम है, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में काम हुआ, बट फिर कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यू रहे ना, मुर्तज़ा वहाब बेचारा पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कब तक करेगा। अब ये इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद दूसरे आएंगे, अब वो कैसे आते हैं, वो क्या करते हैं, देखना तो ये। बट ही इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब। और अभी जो बारिशें, और देखें ऐसी बारिशें मैं समझता हूँ आपकी मेरी जिंदगी में, मैंने तो कराची में इतने लंबे अरसे तक बारिश नहीं देखी, और बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं। हमारे रोड के स्ट्रक्चर्स, हमारा
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है ही नहीं, इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि जो इन चीज़ों को बेयर कर सके। फिर भी काफ़ी हद तक तो जो है चीज़ें हैं बेहतर। और गढ़ों का ताल्लुक तो गढ़े हैं, तो इस वक्त कराची की गली गली का हाल बुरा है क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई। फिर हमारे लोग, अब मैं आपको खाकरोबों की मिसाल एक एग्जाम्पल दे दूँ। जो खाकरोब जो रोडों पर झाड़ू लगाते हैं वो क्या करते हैं? वो भी काम अपना ईमानदारी से नहीं कर रहे ना। उनको चाहिए कि भाई जब सफाई करते हैं तो कचरा या मट्टी जो है उसको एक जगह जमा करके लेकर जाए, ना कि ये कि आप रोड के कॉर्नर पे आप छोड़ जाते हैं उसको, और बारिश आती है या पानी आता है तो वो मट्टी जो है वो फैल के रोडों में आ जाती है, और वो जो रोड जो है वो बम्पी रोड्स होते हैं। तो मेजर जो ये कसूर हमारे हैं, सबसे ज्यादा कसूर हमारा। एडमिनिस्ट्रेटर तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, उसकी टीम पूरी कोशिश कर रही है। मैंने यकीन माने, मैं रात को 1:30-2 बजे यहाँ से जब रेस्टोरेंट बंद होता है घर जाता हूँ तो मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है हैदराबाद की जो राउंड अबाउट के ऊपर वो खड़े और वहां पे जो है ना वो काम को देख रहे थे। तो मतलब एक आदमी कोशिश कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बट असल तो है कि हमारा अपना सुधरना, हम सुधरेंगे तो चीजें होंगी। फिर बारिशों की वजह से जो है वो गटरें ब्लॉक होती हैं। अब इन्होंने पाबंदी लगाई कि भाई शॉपर्स के ऊपर पाबंदी लगे, तो भाई आज किसने छोड़ा? और फिर डिपार्टमेंट्स, मैंने वही कहा ना कि हमारे डिपार्टमेंट्स में अब देखें, हर काम तो मुर्तज़ा आप हर दुकान पे तो नहीं जा सकता कराची की, या वो अपने किसी बहुत ही करीबी को तो नहीं भेज सकता। अब हमने खुद इस चीज को रियलाइज करना है कि यार शॉपर्स, हम शॉपिंग बैग्स यूज कर रहे हैं तो भाई उसको डस्टबिन में डालें। अब यहाँ तो ये है कि डस्टबिन ला के रखे गए, वो भी चोरी हो गए। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा शायद चाइना ने दिए थे या कुछ दिए थे पूरे स्ट्रीट्स के ऊपर, एग्जैक्टली पूरे स्ट्रीट्स के ऊपर। अब वो जो कचरा उठाने वाले आते हैं वो भी फुटपाथ के वो मेन रोड के फुटपाथ के साइड पे जो है ना उसको छोड़ते हैं ताकि जब गाड़ी आए तो उसको उठाने में आसानी हो। सर ये डीएचए के मैं रोड पे आया था सर, ये तक जो है वो हीरोइन जी निकाल के, एग्जैक्टली ठीक है, डिगर्टर के सर ये। तो थैंक यू सो मच उमैर इदरीस साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और आपने इतने प्यारे मौजूआत पर, मैं क्योंकि एक टॉपिक तो था नहीं, आपने सेक्टर्स में जो चैलेंजेस के थे उस पर बात की। और सबसे अच्छी बात आपने की कराची का जो गन पिछले सालों का है, हम एक आदमी पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम गवर्नमेंट के लोगों को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं सर की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि जो आपके ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, हमने भी इनको सड़कों पे देखा, क्योंकि ये 10 साल का एक गैप था जो मुस्तफा कमाल साहब देख रहे थे कराची के मामला, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं था। अब मुर्तजा वहाब साहब आ गए, ये कराची के मामला देख रहे हैं, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, एजुकेटेड है, चीजों को समझते हैं। लेकिन फिर मेरा एक सवाल ये कि आप 2 साल बाद या 2 महीने बाद आपको नहीं समझ में आएगा, आप उनको हटा देंगे। कम से कम आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाइए। एक आदमी जो मास्टर प्लान बनाता है उसके पास, क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है कराची को समेटना। कराची बहुत बड़ा है, इसकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा मसाइल है, कारोबारी हज़रात अलग परेशान है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो मामला चल रहे हैं वो भी, क्योंकि कंट्रोल सभी ने करना है। सब कराची की जो रिहायशी और बेहतरी की बात कर रहे हैं, जिनको मूव ऑन नहीं होना उनको यहीं पे देखना है, अपनी नस्लों को भी आगे लेके जाना है। तो प्लीज एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। जहाँ सियासतदान गलती कर रहा है डेफिनेटली आप बात कीजिए, लेकिन जहाँ पर हर सियासतदान जो अच्छा काम कर रहा है तो उनको भी मोटिवेशन चाहिए होती है। ये एक फितरत है इंसान की, सबकी, बच्चे को भी चाहिए, बड़े को भी चाहिए। कारोबार के हवाले से हम प्रोग्राम को अपने ख़त्म करेंगे और मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने एक्सप्लोर किया इस बिज़नेस को, इनसे भी सुना, और अब मैं भी देखूंगा कि और किस तरीके से फूड कैटेगरी में जो है हम मज़ीद जिद्दत लेकर आते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।